आज हम इस वीडियो में संस्कृत वर्णमाला को समझेंगे। वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे वर्ण क्या होता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या हम कह लें कि ध्वनि का वह सबसे छोटा अंश, लघुत्तम अंश जो अखंडित हो, जिसे तोड़ नहीं सकते, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, अभी इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, है ना। यहाँ देखिए, ये है रामः विद्यालयं गच्छति। ये क्या है? ये वर्ण है? नहीं, ये वर्ण नहीं है, ये वाक्य है। ठीक है, अभी ये वाक्य को हम तोड़ सकते हैं। हाँ, हम इन्हें तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 पदों से मिलकर बना है। ये क्या है? रामः विद्यालयं गच्छति। ये क्या है? पद है। ये अलग अलग 3 पद है। अभी पद क्या होता है? देखिए ये पद क्या होता है। यहाँ देखिए, पद वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। ठीक है, ये जो शब्द हैं, जब भी हम इनको वाक्य में, इनका वाक्य बनाते हैं या वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो ये पद कहलाते हैं। ठीक है, ये पद कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्ता हो सकता है, कर्म हो सकता है, या कई व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत आते हैं ये, इसलिए ये पद कहलाते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें मतलब बोलने का मतलब ये है कि वाक्य को भी हम तोड़ सकते हैं। वाक्य को तोड़ेंगे तो उसमें से पद निकलेगा, है ना। फिर जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे, अलग से जब लिखेंगे, जैसे ये अभी इस वाक्य में है तो ये क्या कहलाएगा? राम विद्यालयम गच्छति। ये सब पद है, 3 पद है। ये राम भी यहाँ पद है। अभी जब हम इसको अलग करेंगे, ये अलग किया तो अलग लिखेंगे तो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाता है। देखो यहाँ पे ये मैंने अलग लिखा है, रामा, ये क्या है? शब्द है। ठीक है, यह शब्द कहलाएगा। और इन शब्दों को जब हम एक वाक्य में प्रयुक्त करते हैं या एक वाक्य में लिखते हैं तो वो पद हो जाते हैं। अभी हम लोग फिर शब्द पे आ जाते हैं। ये शब्द देखो, अभी हम लोग यहाँ पे ये राम ये वर्ण है? नहीं, ये तो शब्द मिला हमें। ठीक है, अभी हम इसको शब्दों को तोड़ सकते हैं। हाँ, शब्दों को हम तोड़ सकते हैं। देखो, राम कितने भाग में टूट रहा है? 2 में, एक रा और एक मह, है ना। ठीक है, अब ये कितने वर्ण से मिलकर बना है शब्द? राम कितने वर्णों से मिलकर बना है? अभी हम यहाँ देखेंगे, र, आ, म में रखे रे पे अ और विसर्ग। ठीक है, ये यहाँ अलंत है, यहाँ विसर्ग है। ये अधह वाला, ये कितने 5 वर्णों से मिलकर बना है? देखो, 1 2 3 4 5 वर्णों से मिलकर क्या बना है? राम बना है। ठीक, अब ये क्या है हमारे पास? ये वर्ण है। इन्हें हम अक्षर भी बोलते हैं। अभी हम इनको और तोड़ सकते हैं? नहीं, इन्हें अब हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अपनी भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। इन्हें तोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ साउंड भी नहीं आएगा, कोई ध्वनि भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सबसे आखिरी छोर है इसका। तो हम ये जो एग्जाम्पल ली थी मैंने, वो तो बोलने मतलब हम लोग का बोलने का तात्पर्य ये है कि अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे और हम अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। अक्षर में इसे हम अक्षर भी बोलते हैं। वर्ण इनको क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर मतलब जिसका अधिक शरण न हो मतलब और अधिक जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उन्हें अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, या ध्वनि का वह लघुत्तम अंश जो अखंडित हो, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जिसे और तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना। अभी समझ में आया? जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था ये वाला, देखो वाक्य को तोड़ेंगे तो ये वाक्य टूट के पद में आएगा, है ना। अभी ये पद जब अलग हो जाते हैं तो शब्द आ जाता है। अभी शब्दों को तोड़ेंगे, शब्दों को अलग करेंगे तो ये वर्ण आ जाएंगे। अभी हम वर्ण उनको अलग कर सकते हैं, इन्हें तोड़ सकते हैं? नहीं, इन्हें अभी नहीं तोड़ सकते। अब ये सब भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और यही छोटी इकाई क्या कहलाती है? यही वर्ण कहलाती है। ठीक हुआ? क्लियर? चलो, अभी वर्ण तो समझ में आ गया। अभी हम लोग वर्ण के भेद देखेंगे। वर्ण के
भेद, प्रकार, जो भी दोनों बोल सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे वर्ण के 3 भेद होते हैं। एक स्वर वर्ण, व्यंजन, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। ठीक है, अभी हम स्वर वर्ण, व्यंजन और अयोगवाह को अच्छे से समझेंगे। स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं या उन्हें दूसरे वर्णों की मतलब उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है ना, वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। मैं इसे फिर से एक बार बोल देती हूँ। स्वर वर्ण वो वर्ण होते हैं जो स्वयं उच्चारित होते हैं, है ना, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण या अच, इन्हें अच भी कहते हैं, ये अच भी कहलाते हैं, है ना। या हम ये भी बोल सकते हैं कि वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, है ना, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अभी इनकी संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? देखो, ये इनकी संख्या 13 है, 13। कहाँ से है? अ से औ तक। जो अ से औ तक आते ना वर्ण जितने भी 13, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। अभी हम यहाँ पे स्वर्ण वर्ण के 3 भेद देखेंगे। ठीक है, इसके भी 3 भेद होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, ये स्वर वर्ण में भी 3 भेद होते हैं, है ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आइए अब हम तीनों को अच्छे से समझते हैं। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसे स्वर का, या ये भी बोल सकते हैं कि 1 सेकंड का समय लगे, है ना, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जैसे यहाँ देखिए अ, ई, देखिए हम लोग बोल रहे हैं तो इसमें समझ में आ रहा है कि कितना कम समय लग रहा है। अ, ई, उ, री, ली, है ना, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर के वर्ण है। ठीक है, इनकी संख्या 5 होती है और इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम दीर्घ स्वर का देखते हैं। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे, मतलब ये ह्रस्व स्वर से डबल हो जाता है कि 2 मात्राओं का या 2 सेकंड का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ देखिए आ, बड़ी ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, ये क्या हो गए? दीर्घ स्वर। अब ये जो आखिरी के 4 है, ए, ओ, औ, ये 4 है, इनको क्या बोलते हैं? ये 4 संयुक्त स्वर हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अभी संयुक्त स्वर का अर्थ क्या होता है? यहाँ नीचे लिखी हुई है, देखो। संयुक्त स्वर का अर्थ है 2 स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अभी ये किन से बनते हैं? देखो, अ प्लस ई से ए बनेगा, अ प्लस ए से ए, बड़ा डबल ए वाला ए बनेगा। अ प्लस उ से ओ, अ प्लस ओ से औ बनेगा, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। ये इसी दीर्घ स्वर में ही रहते हैं। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर में ही रहते हैं, है ना। दीर्घ स्वर में कितनी संख्या रहती है? 8। ये है 8, और ये जो आखिरी के लास्ट के 4 है, ये संयुक्त स्वर वाले कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ में? अभी हम देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है, इसके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, है ना। और इसका क्या है? जो प्लुत स्वर है, ये अलग से कोई स्वर नहीं होते हैं। इन्हीं स्वर के आगे ये हिंदी का 3 लगाया जाता है। यानी हम अगर किसी भी स्वर को
जैसे काफ़ी देर तक उच्चारण करना चाहते हैं, काफ़ी देर तक मतलब थोड़ा लंबा उच्चारण करेंगे, है ना। अगर हिंदी का 3 लगा रहेगा ना तो उस स्वर को हम थोड़ा लंबा उच्चारण करेंगे, तो है ना, उसे लुप्त स्वर कहेंगे। ये अलग से नहीं होता है कुछ, इसका चिन्ह होता है, ठीक है। इसको हिंदी का 3 लिख देते हैं, वही इसका रहता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए ये लुप्त स्वर का चिन्ह है, ठीक है, ये लुप्त स्वर का चिन्ह है, ये हिंदी का 3। जैसे ये ओम लिखा है, ये लिखा है ओम। अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे, ओम। इसको हम ओम नहीं पढ़ेंगे, ये ओ और ये 3 लिखा है तो हम ओ की मात्रा को 3 बार बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, ओम। इससे क्या उच्चारण करेंगे, ओम। आया समझ। जैसे राधा, अभी राधा के पास ये हिंदी में 3 लिखा है, थोड़ा मैंने दूर लिख दिया बट ये पास में आएगा, है ना, ये एक ये। तो अभी हम ये क्या है, धा, धा में आ ये 3 बार आया है, तो हम क्या, जैसे कोई बहुत दूर खड़ा रहेगा, जैसे वो राधा बहुत दूर खड़ी है, हमें उसे आवाज़ देना, तो हम कैसे आवाज़ देंगे, राधा। आया ना, आ, ये वो है ना, प्लुत स्वर, इन्हें क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर, ठीक है। ये कोई अलग से स्वर नहीं होता है, ये इन्हीं स्वरों के आगे लगते हैं। अभी ये जो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर थे ना, इन्हीं के आगे ये लगाया जाता है, हिंदी का 3 लिखा जाता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक। जैसे कृष्णा, कृष्णा है, कृष्णा, कृष्णा में भी लगा रहेगा, मैं लिखा ही नहीं यहाँ पर, यहाँ लिख, देखिए मैं लिखती हूँ, ये है कृष्णा, और ये हिंदी का 3 लिख देंगे, ये हिंदी का 3 लिख देंगे, ठीक है। तो हम जैसे बहुत दूर खड़ा है तो उसे हम आवाज़ देंगे, तो क्या बोलेंगे, कृष्णा। नहीं, ये हिंदी का 3 नहीं लगा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको कृष्णा। और अभी ये लगा हुआ है, ये चिन्ह लगा हुआ है लुप्त स्वर का, हिंदी का 3, तो इसको क्या बोलेंगे, कृष्णा, ऐसा खींच कर बोलेंगे, है ना। आया समझ आ रहा है ना लुप्त स्वर, ठीक है, ठीक है। अब ये वर्ण समझ में आए। अब इस प्रकार जो वर्ण स्वयं उच्चारित हो या वे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण या अच कहलाते हैं, ठीक है। इसको मैं पूरा लास्ट में लिखी हूँ, इसको भी देख लो, अगर आपको नोट करना तो कर लेना। देखिए इसको शॉर्टकट में भी लिख के रखी हूँ। अब आया ना, स्वर क्या होता है, स्वर वर्ण क्या होता है, जो वर्ण स्वयं उच्चारित होते हो, जो दूसरों वर्णों की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, वो स्वर वर्ण कहलाते हैं या अच कहलाते हैं। ये हम कर चुके हैं, पर ये लास्ट में मैं लिखी हूँ इसे। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, देखो, एक पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है ना। और कौन कौन से वर्ण रहते हैं इसमें, अ, ई, उ, री, ली, ये मूल स्वर भी कहलाता है, और इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक, है ना। ऐसे एग्जाम में ये भी आता है, एक मात्रिक क्या होता है, एक मात्रिक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ह्रस्व स्वर ही होता है, मूल स्वर, ये इसी के नेम है। इधर आ जाए, ये अभी दीर्घ स्वर भी आ जाते हैं। ये जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये है ना। अभी दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक भी बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो दीर्घ स्वर को पढ़े हैं, द्विमात्रिक आ गया, तो ये द्विमात्रिक और ये इसी के नाम है। ये प्लुत स्वर, प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर का चिन्ह देखो, स्वर धन, धन प्लस, इसको मैं प्लस प्लस बोल रही थी, इधर ये धन, अभी हिंदी पढ़ रहे ना, स्वर धन 3, ये हिंदी का 3 लिखा रहता है, ये इसका चिन्ह है। इसे क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक, है ना। बुक्स वगैरह ज़्यादा ये त्रिमात्रिक के नेम से ही चलता है, ठीक है। हो गया क्लियर, वर्ण समझ में आया। अगर आए हो, वर्ण समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरा वीडियो फर्स्ट आप ही को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।